हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैड फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक जो कि है फोरेंसिक बायोलॉजी एंड इट्स फील्ड्स। इसके अंदर मैं आपको कवर करूँगा फोरेंसिक बायोलॉजी का हर एक पार्ट, जिसमें ब्लड आता है, सीमन आता है, यूरिन आता है, बोन्स भी आती हैं, मतलब एंथ्रोपोलॉजी भी आती है। जितनी भी मतलब फील्ड्स हैं ना, हम उन सबको एक एक करके कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको फोरेंसिक साइंस पढ़नी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, उनमें मैंने काफ़ी सारे टॉपिक कवर करा रखे हैं। आज हम देख लेते हैं कि क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि फोरेंसिक बायोलॉजी होती क्या है? उसके बाद हम ये जानेंगे कि उसकी फील्ड्स कौन-कौन सी है, जैसे कि फोरेंसिक डीएनए एनालिसिस, फोरेंसिक सीरोलॉजी, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, फोरेंसिक एंटोमोलॉजी, फोरेंसिक बॉटनी, फोरेंसिक माइक्रोबियोलॉजी, फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक। इन सारी फील्ड्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि जानेंगे इनके अंदर क्या-क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फोरेंसिक बायोलॉजी क्या होती है। तो फोरेंसिक बायोलॉजी सिंपल है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ फोरेंसिक साइंस दैट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ या फिर अप्लाइज बायोलॉजिकल प्रिंसिपल टू क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। मतलब बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करती है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए। मतलब जितने भी बायोलॉजिकल सैंपल्स की हम एनालाइज करते हैं, मतलब जिनको एनालाइज करते हैं, जैसे कि ब्लड, सीमन, सलाइवा, बोन्स, इन सब की जो एनालाइज करते हैं हम, वो सब फोरेंसिक बायोलॉजी के अंडर आ जाती है। जब उसमें प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि इसमें किस-किस एविडेंसेस को एनालाइज़ करते हैं। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं, वो जैसे कि सबसे पहले तो डीएनए। डीएनए एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर, अगर कोई बायोलॉजिकल सैंपल हो तो। बॉडी फ्लूइड्स में कुछ भी हो सकती है। वेजाइनल फ्लूइड्स हो सकती है, सीमन हो सकता है, ब्लड हो सकता है, यूरिन हो सकता है, स्वेट हो सकता है, मिल्क हो सकता है। हेयर भी हो सकते हैं। क्या उसमें भी स्कैल्प हेयर हो सकते हैं, प्यूबिक हेयर्स हो सकते हैं। टिश्यूज़ हो सकता है, कोई भी पार्ट, मतलब कोई भी आपको स्किन का पार्ट मिल गया या कोई भी ऑर्गन वगैरह भी मिल सकता है आपको, उसकी भी एनालिसिस करनी पड़ती है। माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, बैक्टीरिया वगैरह की भी स्टडी करते हैं हम, टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि डीएनए हम किस लिए करते हैं? इंडिविजुअलिटी को पता करने के लिए कि वो डीएनए किसका होगा। तो एस्टैब्लिशेस लिंक बिटवीन सस्पेक्ट एंड क्राइम सीन्स। तो हम ये पूरी जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हम जो एविडेंसेस हैं उनकी मदद से क्रिमिनल को पकड़ सके और क्रिमिनल को ही क्राइम के साथ जोड़ सके एक तरीके से, मतलब जो सस्पेक्ट है उसको क्राइम के साथ जोड़ सके। इसलिए हम है ना बायोलॉजिकल सैंपल्स को एनालाइज करते हैं। बायोलॉजिकल ही नहीं, कोई भी सैंपल हो आपके पास, चाहे फिजिकल सैंपल हो, चाहे वो केमिकल सैंपल हो, चाहे वो बायोलॉजिकल सैंपल हो, हर किसी का काम एक ही होता है। एक तरीके से लिंक एस्टेब्लिश करते हैं हम, जो सस्पेक्ट को पकड़ने में मदद करता है। उसके बाद ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फ़ील्ड है, क्योंकि डीएनए ही एक खुद में काफ़ी बड़ी फ़ील्ड है, जो फोरेंसिक बायोलॉजी का पार्ट है। इसकी मदद डीएनए जो है ना, इतनी ज़्यादा मतलब भीड़-भड़ाके वाली फ़ील्ड है ना फोरेंसिक बायोलॉजी के अंदर। सबसे ज़्यादा काम है ना वो डीएनए फ़ील्ड के अंदर होता है, और एक होता है सीरोलॉजी के अंदर। हम पढ़ेंगे क्या-क्या फ़ील्ड्स होती हैं इसके अंदर। सबसे ज़्यादा काम उन्हीं में होता है। तो वो मैं आपको बता दूँगा कि क्या-क्या काम होता है। तो इसका एक ही काम है, जो फोरेंसिक बायोलॉजी है, इसका बस काम यही है कि जो अपने बायोलॉजिकल सैंपल होती हैं, उनकी जाँच करके रिपोर्ट देना कोर्ट को, या फिर कोर्ट की मदद करना किसी भी सस्पेक्ट को पकड़ने में। तो हम सबसे पहली फ़ील्ड देख लेते हैं, जो कि है फोरेंसिक डीएनए एनालिसिस। सबसे इम्पोर्टेंट फ़ील्ड है फोरेंसिक बायोलॉजी की, तो इसको हम अच्छे से जान लेते हैं। तो डीएनए एनालिसिस यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी जो फुल फॉर्म होती है। एनालिसिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ फोरेंसिक बायोलॉजी। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फोरेंसिक बायोलॉजी का डीएनए एनालिसिस। एंड में सारे सैंपल्स ज़्यादातर डीएनए उसके पास आते हैं, मतलब डीएनए के ब्रांच के पास आते हैं, ताकि हम उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकें और कंपेयर कर सकें। उसके पीछे जितने भी काम होते हैं वो अलग-अलग ब्रांच के होते हैं। अब डीएनए में हम क्या-क्या करते हैं? सबसे पहले करते हैं हम डीएनए प्रोफाइलिंग। अब डीएनए प्रोफाइलिंग हम करते हैं, उससे भी उसके भी स्टेप्स होते हैं कुछ, जैसे कि डीएनए एक्सट्रैक्शन हो गया। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, आप चेकआउट कर सकते हो। फिर उसके बाद पीसीआर होता है, मतलब पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन जो होती है ना अपनी, पीसीआर होता है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है मैंने। उसके बाद एक हमारी होती है एसटीआर एनालिसिस। अब एसटीआर एनालिसिस हम डीएनए में ना, हम पूरा जो हमारा डीएनए सीक्वेंस होता है ना, उसको हम वो नहीं करते, सीक्वेंस नहीं करते, मतलब हर एक एटीजीसी का जो सीक्वेंस होता है ना, हर एक को नहीं ढूँढते हम। हम एक फ्रेगमेंटल एनालिसिस करते हैं। फ्रेगमेंटल एनालिसिस से मतलब क्या है? एक शॉर्ट टैंडम रिपीट होता है, एक सीक्वेंस होता है छोटा-छोटा, जो हमारे पास मार्कर्स होते हैं ना, लोकाई मार्कर्स,
27 से 28 मार्कर्स होते हैं, उनके भी डिफरेंट कलर होते हैं, 6 से 7 कलर होते हैं। तो उन सब के हिसाब से ये जो एसटीआर एनालिसिस है ना, मैं जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। इसमें आपको पता चल जाएगा कि एसटीआर एनालिसिस हम लैब्स के अंदर कैसे करते हैं। तो बेसिकली हमारा काम क्या होता है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना, उसको मतलब एक तरीके से एम्पलीफाई करना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से, फिर उसकी एक एसटीआर एनालिसिस करना उसकी मदद से। एसटीआर एनालिसिस करने के बाद हमें डीएनए प्रोफाइल मिल जाती है, जिसको कंपेयर करके हम ये बता सकते हैं कि ये वो जो मतलब ये जो सैंपल है वो एक दूसरे सैंपल से मैच करता है या नहीं करता। अब एक काम और होता है इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस। इसकी वीडियो भी मैं जल्दी बन आने वाली है, क्योंकि मैं इसके ऊपर पीपीटी के ऊपर काम कर रहा हूँ और बन चुकी है वो, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो, लेकिन आ जाएगी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के ऊपर भी। अब ये किस लिए काम आता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए? जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो सिर्फ मदर की लीनिएज से आता है, मतलब एक तरीके से मैटरनल होता है ये है ना, मैटरनल रिलेशन को एस्टेब्लिश करने में मदद करता है। और इसका एक और फायदा होता है, जब हमारे पास न्यूक्लियर डीएनए नहीं मिलता ना हमें, मतलब मान लो सैंपल डिग्रेड कर गया, तब भी चांसेस होते हैं कि जो हमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ना वो मिल जाए। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रोफाइल भी करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी अगली फील्ड की तरफ, जो कि है फोरेंसिक सीरोलॉजी। अब सीरोलॉजी से आप क्या समझ रहे हो? सीरा की स्टडी को ही हम बोलते हैं फोरेंसिक सीरोलॉजी। अब सीरा क्या होता है? ब्लड विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। ठीक है, तो सीरम की स्टडी को हम करते हैं ना, उसको करते हैं हम फोरेंसिक सीरोलॉजी के अंदर। अब इसका काम क्या क्या होता है? इसका देखो, मेन काम तो बस एक ही होता है, जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती है ना हमारी, उसको कैरी आउट करना। अब उसको क्यों कैरी आउट करेंगे? ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो फ्लूइड हमें मिली है, मान लो सीमन मिल गया, ब्लड मिल गया, यूरिन मिल गया, वो एक्चुअल में वो चीज है या नहीं है। इसका काम बस यही होता है। देखो, जैसे कि ब्लड टाइपिंग, एक तो पहले हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ब्लड टाइपिंग क्या होती है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है ना अपनी, आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हो। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो होती है ना, वो भी इसका काम होता है। दूसरा ये पता करना कि वो ब्लड ब्लड है या नहीं है, मतलब जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो भी आ जाएंगे इसी मंथ के अंदर। मैं आपको पूरी फोरेंसिक बायोलॉजी पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसके अलावा हम प्रिलिमिनरी टेस्ट वगैरह वो तो वहीं पे हो जाते हैं। उसके बाद जैसे कि हम ये आइडेंटिफाई करना होता है कि वो ब्लड ह्यूमन का है या नहीं होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे काम आता है सारा। प्रोटीन एनालिसिस एंड आइडेंटिफाई बायोलॉजिकल मार्कर दैट डिफरेंशिएट सैंपल। मतलब इसका जो मेन काम होता है ना वो यही होता है कि ये कंफर्म करता है कि ये जो यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है या नहीं है। अगर जो ब्लड प्रेजेंट है तो फिर फर्दर वो डीएनए लैब के अंदर भेज देता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग करने के बाद। और ऐसे ही सीमन, अगर जो सीमन को आइडेंटिफाई कर लिया, जो प्रिजम्पटिव टेस्ट होते हैं और कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, दोनों टेस्ट ये लगाते हैं। प्रिजम्पटिव टेस्ट तो वहीं पे हो जाते हैं जो क्राइम सीन पे एट द मोमेंट करते हैं। जैसे ब्लड ब्लड के जो प्रिजम्पटिव टेस्ट होते हैं ना, वो आने वाली है वीडियो, जस्ट आ जाएगी, इसी मंथ के अंदर आ जाएगी। फिर कंफर्मेटरी टेस्ट भी होते हैं, वो कंफर्मेटरी टेस्ट ये लैब के अंदर करती है सीरोलॉजी। उससे कंफर्म हो जाता है कि वो सैंपल ब्लड ही है, ब्लड है, सीमन है, जो भी चीज है। उसके बाद वहां पे अगर जो ये कंफर्म हो गया ना वो ब्लड है, सीमन, तो उसके बाद वो जो पार्सल है ना, फिर वो जो मतलब जो एविडेंस है वो डीएनए के पास चला जाता है। मतलब जो डीएनए ब्रांच है उसके पास चला जाता है, वहां पे फिर हम उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी प्रोफाइल बनाते हैं। ये काम होता है सीरोलॉजी का। बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कि जो फ्लूइड हमें मिली है वो फ्लूइड वही है या नहीं है, और ह्यूमन की ही है या नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी पे। एंथ्रोपोलॉजी मतलब ह्यूमन की जो स्टडी करते हैं हम, उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है कि एंथ्रोपोलॉजी और उसकी फील्ड्स क्या क्या होती हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको अभी ऐसे जनरल वे में बताऊंगा कि क्या क्या काम करते हैं हम इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या करते हैं मेनली, तो हमारे पास मतलब स्केलेटन वगैरह आते हैं, स्केलेटन होगी, बोन्स होगी, उनकी स्टडी करते हैं हम इसके अंदर। अब उसके अंदर हम क्या क्या पता लगाते हैं, उनकी एज क्या है, उनका सेक्स क्या है, मतलब मेल है, फीमेल है, या फिर वो किस एथनिसिटी, मतलब जो उनका क्या बोलते हैं उसे, कोकेजोइड है, मोंगलोइड है, जो उनकी रेस है वो क्या है, हम ये आइडेंटिफाई करते हैं बोन्स के साथ में। अब कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, ये मैं एंथ्रोपोलॉजी वाली आपको प्लेलिस्ट के अंदर बता दूंगा। फेशियल रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं, जो आपने देखा होगा ना मूवीज में, जैसे आपने किसी ने मिशन इम्पॉसिबल अगर जो मूवी देखी हो, उसके अंदर वो किसी का भी फेस मतलब बना के और अपना पहन के चले जाते हैं। तो सेम चीज हम फेशियल रिकंस्ट्रक्शन इसके अंदर हम करते हैं एक्चुअल में और रियलिटी में। अब उसमें करते क्या, हमारे पास कुछ मार्कर्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, यहाँ 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 मैंने उसके अंदर बता रखी है, हम अभी आने वाली है, मतलब जो वीडियोज एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, उसके अंदर मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कि फेशियल रिकंस्ट्रक्शन कैसे होती है। तो अभी तो आप इतना समझो कि हम इसके अंदर क्या क्या करते हैं। तो हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उसकी एज क्या होगी, वो मेल होगा फीमेल होगा, उसकी रेस क्या होगी। उसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि उसका फेशियल रिकंस्ट्रक्शन कर दे, कि समझ आ जाए कि भाई उसका फेस कैसा होता होगा बोन्स की मदद से।
फिर उसके बाद ट्रोमा एनालिसिस कि बोन्स के ऊपर कोई इंजरी है या नहीं है। वैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, बोन फ्रैक्चर हो गया, उसकी जांच करते हैं वो कैसे हुई होगी, उससे कितना इम्पैक्ट पड़ा है बोन्स के ऊपर। तो इन सब की स्टडी करते हैं हम फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। तो अब हम आ जाते हैं फोरेंसिक एंटोमोलॉजी के ऊपर। ये भी फोरेंसिक बायोलॉजी का ही एक पार्ट होता है। एंटोमोलॉजी में हम क्या करते हैं, इंसेक्ट की स्टडी करते हैं, मतलब कीड़े मकोड़ों की स्टडी करते हैं। अब फोरेंसिक एंटोमोलॉजी स्टडी इंसेक्ट टू एस्टिमेट द टाइम ऑफ डेथ या फिर टाइम सीज डेथ एंड डिटरमाइन एनवायरमेंटल कंडीशन रिलेटेड टू अ क्राइम सीन। मतलब इसमें हम क्या क्या करते हैं, हम इसमें मेनली दो चीजों के लिए काम करते हैं। एक तो टाइम सिंस डेथ पता करने के लिए कि मतलब बंदा कितने टाइम पहले मरा हुआ। उसके बाद हम एक दूसरी चीज ये करते हैं, कहाँ पे मरा हुआ। ये दोनों क्वेश्चन हमें कौन देता है, फोरेंसिक एंटोमोलॉजी इसका जवाब देती है। कैसे देती है, अब हम पढ़ते हैं ब्लो साइकिल की लाइफ, मतलब ब्लो फ्लाई की लाइफ साइकिल। अब हम ब्लो फ्लाई की लाइफ साइकिल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जो इंसेक्ट आता है ना बॉडी के ऊपर, वो मक्खियां आती है, उसको बोलते हैं ब्लो फ्लाई। तो ब्लो फ्लाई आएगी, वो मांस वगैरह पे जो फ्लूइड वगैरह है उसको मतलब कंज्यूम करेगी। उसके बाद उसी बॉडी के ऊपर अंडे भी देगी। अंडे फिर आगे जाइगोट में कन्वर्ट होंगे। जाइगोट में भी फिर लार्वा में, फिर फर्स्ट स्टेज लार्वा, सेकंड स्टेज लार्वा, थर्ड स्टेज लार्वा। ऐसे कंटिन्यू करते करते ना एक साइकिल बन जाती है और उनका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। तो उसको देख के हम ये बता सकते हैं कि बॉडी कितने टाइम पहले मरी होगी। उसके बाद इंसेक्ट कोलोनाइजेशन स्टडी। इंसेक्ट कोलोनाइजेशन से भी हम ये बता सकते हैं कि वो टाइम कितने टाइम पहले मरा होगा। एक चीज और है, मतलब डिफरेंट इंसेक्ट है ना, वो डिफरेंट एरिया में पाए जाते हैं, तो उसकी मदद से हम है ना उसका एरिया भी बता सकते हैं कि वो बॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होगी, मतलब कहाँ पे उसे मारा गया होगा या फिर कहाँ पे उसे गाड़ा गया होगा। तो इन सब चीजों की मदद से हम सिर्फ दो चीजें बताते हैं मेनली। एक तो टाइम सीज डेथ, जो कि हम ब्लो फ्लाई की लाइफ साइकिल से बता सकते हैं। दूसरे इंसेक्ट की भी हमारे पास लाइफ साइकिल होती है। उसके अलावा इंसेक्ट कोलोनाइजेशन, कौन कौन से इंसेक्ट उसके ऊपर फीड कर रहे हैं, किस किस इंसेक्ट के उसके ऊपर लार्वा प्रेजेंट है, उसकी मदद से भी हम उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन बता सकते हैं। ऑल्सो एक स्पेसिफिक फील्ड होती है फोरेंसिक एंटोमोलॉजी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं फोरेंसिक एंटोमोटॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, थोड़ा सा लंबा नाम है। इसका काम क्या होता है, जो इंसेक्ट होते हैं, जो उन्होंने फीड करा होता है ना हमारे ऊपर, मतलब जो डेड बॉडी है उसके ऊपर फीड करा होता है, तो उनके जो अंदर मान लो कोई ड्रग या पॉइजन प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, तो वो जो पॉइजन या ड्रग है वो चीज भी उस इंसेक्ट के अंदर चली जाएगी। इंसेक्ट के अंदर चली गई, अब हम क्या करेंगे, उन इंसेक्ट को पकड़ के मतलब एक तरीके से हम डिकम्पोज करके उनके अंदर से हम है ना एनालिसिस करते हैं, केमिकल एनालिसिस करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उनके अंदर वो पॉइजन प्रेजेंट है या नहीं है। मान लो बॉडी के अंदर खत्म हो गया पॉइजन, हमें मिला नहीं, लेकिन इंसेक्ट के अंदर मिल गया, तब भी ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि वो बॉडी है ना वो किसी पॉइजन या ड्रग की वजह से मरी है। समझे? तो ये फील्ड भी एक काफी इंपॉर्टेंट फील्ड है जिसका नाम होता है एंटोमोटॉक्सिकोलॉजी। तो अब हम देख लेते हैं फोरेंसिक बॉटनी को। ये भी फोरेंसिक बायोलॉजी की ही फील्ड होती है। बॉटनी मतलब प्लांट से रिलेटेड हम सारी बात करेंगे। तो प्लांट के अंदर क्या क्या आता है, एक लीफ आती है, पोलन आते हैं, सीड्स आती है, वुड आता है, वुड फाइबर आते हैं। तो इन्हीं सब की एनालिसिस करते हैं हम फोरेंसिक बॉटनी के अंदर। अब क्या क्या करते हैं, एक होती है जो मेन मेन फील्ड होती है ना फोरेंसिक बॉटनी की, वो होती है फोरेंसिक पैलियोनोलॉजी। ठीक है, पैलियोनोलॉजी क्या होती है, पोलन्स की स्टडी करना। पोलन्स की स्टडी को बोलते हैं पैलियोनोलॉजी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम पोलन्स है ना, देखो स्पेसिफिक सीजन के अंदर आते हैं। स्प्रिंग सीजन के जो पोलन होंगे वो अलग होंगे, ऑटम सीजन के पोलन अलग होंगे। तो इन सब पोलन की मदद से हम एक तो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो पोलन है वो कौन से सीजन के होंगे, फर्स्ट पार्ट। सेकंड, किस लोकेशन के होंगे, क्योंकि देखो हर जगह तो ये हर एक पौधा नहीं उगता ना, एक लोकेशन फिक्स होती है कि ये वाला पौधा यहीं पे मिलता है। तो उनके पोलन्स अगर जो कहीं किसी कपड़े वगैरह पे या जूते वगैरह पे मिल गए हमें, तो हम उससे ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो किस जियोग्राफिकल लोकेशन पे प्रेजेंट होगा वो उस टाइम पे वो बंदा। उसके बाद एक आती है ट्री रिंग डेटिंग। ये क्या होती है, इसकी भी एक फील्ड होती है अलग, जिसको हम बोलते हैं फोरेंसिक डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब इसका क्या काम होता है, इसका जो मेन काम होता है, मतलब ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं हम इसे। अब इसके अंदर क्या होता है, जब हम एक पेड़ को ऐसे काटते हैं, मान लो एक पेड़ ऐसे उग रहा है, उसको हमने ऐसे काट दिया, तो जब हम उसको ऐसे देखेंगे, जो सर्कुलर पार्ट देखेंगे ना, उसके अंदर रिंग्स बनी होती है, थोड़ी डार्क कलर की, थोड़ी लाइट कलर की, फिर डार्क कलर की, फिर लाइट कलर की। तो वो जो रिंग्स होती है ना, उनकी स्टडी करके हम ये बता सकते हैं कि वो पेड़ कितना पुराना होगा। ये हम किस केसेस में करते हैं, जब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ये वुड कितना पुराना है। किस केसेस में आ सकता है, मान लो आर्कियोलॉजिकल कोई आर्टिफैक्ट है, अब ये हमें पता करना है कि वो कितना पुराना होगा, तो हम उसके लिए हम ट्री रिंग डेटिंग करते हैं। तो उससे हम ये बता सकते हैं कि वुड कितनी पुरानी होगी। अगर जो जितनी ज्यादा पुरानी वुड होगी, वो आर्टिकल भी उतना पुराना होगा, मतलब जो प्रोडक्ट है वो भी उतना ही पुराना होगा। तो इससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी एक इसकी इंपॉर्टेंट फील्ड है। फिर उसके बाद लीफ एनालिसिस भी करते हैं। देखो ये सारी फील्ड है ना, कोई ज़्यादा खास काम नहीं आती। जो मेन फील्ड होती है ना, मैं आपको सिर्फ वो कराऊंगा। एक तो पोलन एनालिसिस और ट्रेरिंग एनालिसिस, मतलब जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी है, ये मेन पार्ट होते हैं किसी भी फोरेंसिक बॉटनी के। ठीक है, इन्हीं की ज्यादातर एनालिसिस करते हैं हम फोरेंसिक बॉटनी के अंदर, और बाकी के सैंपल्स पे कोई ज्यादा खास ध्यान नहीं देता। अब हम आ जाते हैं फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर। ये भी एक काफी गहरी फील्ड है, लेकिन हम इसको ज्यादा यूज करते नहीं इंडिया के अंदर। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसकी ज्यादा डेवलपमेंट है नहीं हमारे पास। तो अब इसके अंदर हम करते क्या है, बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, पैथोजेंस, वायरसेस, इन सब की स्टडी करते हैं हम। माइक्रोबायोलॉजी तो बेसिकली वही होती है ना, माइक्रोब्स की स्टडी करना। अब उसमें बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, वायरसेस भी आ जाते हैं, पैथोजेंस भी आ जाते हैं। तो अब हम इसका मेनली काम कहाँ पे करते हैं, बायोटेररिज्म के अंदर। जो फोरेंसिक बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी है, ये जो फील्ड है, सबसे ज्यादा डील करती है बायोटेररिज्म के ऊपर। जो आपने सुना होगा ना, कोरोना वायरस चाइना ने फैला दिया, तो ये सब बायोटेररिज्म है। अब आपको ये पता चल जाना चाहिए, आगे आने वाली जो वॉर है, अब न्यूक्लियर वॉर का भी टाइम जा चुका है, अब आएगी बायो वॉर। अब उसमें क्या होगा, वायरसेस वगैरह फैला देंगे और दुनिया ऐसे ही मरती रहेगी। तो उस चीज को जांचने के लिए यहाँ कौन सी फील्ड आती है, वो आती है फोरेंसिक बायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी, अब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम उस बैक्टीरिया की या फिर उस वायरस की स्टडी करते हैं कि वो चीज कहाँ से आई है, क्या है उसके अंदर, कैसे इंसान मर रहा है, इन सब के एनालिसिस करते हैं हम फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। अब इसके अंदर माइक्रोबियल डीएनए प्रोफाइलिंग भी आ जाती है। हम ये पता करते हैं कि कौन सा माइक्रोब होगा वो, डीएनए प्रोफाइलिंग से उसकी। उसके बाद हम बायोटेररिज्म इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मान लो चीन ने हमारे ऊपर कोई वायरस छोड़ दिया, या फिर किसी और देश ने हमारे ऊपर वायरस छोड़ दिया, तो हम उसकी जांच करेंगे। इसको देखेंगे कि वो कहाँ से आ सकता है, कहाँ से नहीं आ सकता। ठीक है, किसी लैब में मेड है या नेचुरल है। तो ये सारी चीजें हम फोरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। अब आ जाते हैं हम फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी पे। ये भी एक ब्रांच है फोरेंसिक बायोलॉजी की। फोरेंसिक बायोलॉजी के अंदर फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर एक फील्ड आती है फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी। अब फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी जो होती है, वो सिर्फ दांतों की स्टडी होती है। मेनली पूरे दांतों की, या जो की जो हम अंदर की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी। अ फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट एनालाइज डेंटल रिकॉर्ड्स, बाइट मार्क, टीथ टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल। अब ये क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन में। किसकी मदद से? बाइट मार्क की, टीथ की। मतलब जो हमारा टीथ का जो प्रिंट होता है ना, जैसे हमने किसी एप्पल पे बाइट मार दी, तो जो प्रिंट आएगा ना, वो भी एक स्पेसिफिक पर्सन का स्पेसिफिक होता है, वो भी एक फिंगरप्रिंट होता है हमारा, एक तरीके से फिंगरप्रिंट होता है। तो बाइट मार्क भी ऐसे ही कॉमन होते हैं। तो डेंटल रिकॉर्ड्स की हम स्टडी करते हैं, बाइट मार्क की स्टडी करते हैं, और टीथ की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअलिज्म को बताने के लिए। अब क्या करते हैं, हम डेंटल कंपैरिजन करते हैं, मैचिंग डेंटल रिकॉर्ड्स और मिसिंग पर्सन। मतलब डेंटल रिकॉर्ड्स में क्या हो सकता है, उसके दांतों की अलाइनमेंट कैसी होगी, कितने दांत होंगे। ठीक है, कोई बीमारी उसके अंदर, कोई एनोमली बोलते हैं हम, मतलब दांतों की कोई कमी होती है ना, उसको डेंटल एनोमली बोलते हैं। वो प्रेजेंट है या नहीं है, तो उससे हम मिसिंग पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लो किसी का एक दांत मिसिंग है, तो हमारे लिए है ना, वो सर्च आसान हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, कि भाई हमें वही बंदा ढूंढना है जिसका एक दांत मिसिंग है। तो इस तरीके से डेंटल कंपैरिजन करते हैं हम। बाइट मार्क एनालिसिस करते हैं। अब बाइट मार्क में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं बाइट मार्क के। ठीक है, और उसके अंदर भी मतलब एब्रेजन बाइट मार्क, लेसरेशन, लेसरेटेड बाइट मार्क, डिफरेंट टाइप के बाइट मार्क होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। बाइट मार्क मतलब अगर जो लड़की के ऊपर, किसी बॉडी के पार्ट के ऊपर किसी लड़के का बाइट मार्क प्रेजेंट है, और वो लड़की ये कह रही है कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई है, तो इसका मतलब क्या है, उस लड़के ने उसके ऊपर कुछ ना कुछ करा है, क्योंकि उसका बाइट मार्क वहां पे प्रेजेंट है। वरना ऐसे ही थोड़ी ना बाइट मार्क चल के उसके ऊपर आ जाएगा। एज एस्टिमेशन, डेंटल जो हमारे पास सबूत होता है ना, डेंटल एविडेंस जो होता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज एस्टिमेशन के अंदर। मास डिजास्टर के केसेस में, मास डिजास्टर के केसेस में क्या होता है कि पूरी बॉडी ही डिग्रेड हो जाती है। मतलब डिग्रेड क्या मतलब, पूरी बॉडी ही खराब हो जाती है एक तरीके से। मतलब टूट फूट जाती है, कोई पार्ट एक साथ जुड़ा हुआ मिलता नहीं हमें, जैसे अर्थक्वेक आ गया कहीं, तो पूरी बॉडी एक तरीके से डिसइंटीग्रेट होके मिलती है। लेकिन जो डेंटल है ना, हमारा जो दांत है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो उसके ऊपर इनेमल है ना, वो उसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, ड्यूरेबल बनाती है। अब उसका क्या काम होगा, वो एक काम करेगा, वो जो दांत है ना, हम उससे उसकी एज एस्टिमेशन कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी को मैं एंथ्रोपोलॉजी के अंदर कवर करूंगा, आप वहां पे इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब हम आ जाते हैं अगली फील्ड, जो कि है वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक। अब हम एनिमल से रिलेटेड बात करेंगे, जो मतलब पेड़, मतलब फॉरेस्ट वगैरह में जो एनिमल पाए जाते हैं, उनके ऊपर जो हम एनालिसिस करते हैं, फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं, उसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक। Wildlife forensic applies the knowledge of forensic biology technique to investigate crime
इन्वॉल्विंग एनिमल्स, मतलब एनिमल को जो भी चीज इन्वॉल्व कर रही है अगर किसी क्राइम में, मान लो किसी को जानवर को मार दिया, शेर वगैरह को मार दिया, तो वहां पे कौन सी फोरेंसिक लगेगी? वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक लगेगी। अब इसके अंदर क्या होता है, अब मान लो जानवरों से रिलेटेड बात हो रही है, तो उस केस में क्या क्या हो सकता है? एक तो इलीगल पोचिंग हो सकती है, मतलब मान लो कोई जानवर है, जैसे शेर की खाल है, ठीक है, हाथी के दांत है, ठीक है, वो सब काफी एक महंगी चीजें मानी जाती है, शौक की चीजें मानी जाती है। तो इसके लिए ना उन जानवरों को, बेचारे जानवरों को मारा जाता है, उनके दांत वगैरह ले लिए जाते हैं या स्किन वगैरह अलग कर दी जाती है और मार्केट में बेच दी जाती है। इन सब के केसेस में काम आती है हमारी वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक। ये आइडेंटिफाई करती है कि ये स्किन है जो ओरिजिनल है या नहीं है, उस डेड बॉडी की है या नहीं है। उस केसेस में हम ये बता सकते हैं कि इस पर्सन ने इलीगल पोचिंग करी होगी। क्योंकि खुद देखो, एक वाइल्ड लाइफ एक्ट होता है हमारे पास, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर मतलब बैन होते हैं, काफी सारे जानवर की लिस्ट होती है एक, कि इन जानवरों को मारा नहीं जा सकता। अगर उस जानवर को मार दिया गया और मार्केट में बेच दिया गया किसी भी चीज के लिए, मान लो उसका हमने हार बना लिया उसकी हड्डियों का, या फिर कोई स्किन की कोई शॉल बना ली, ठीक है, या फिर कोई मतलब कोई क्लोथ बना लिया उसका, मगरमच्छ के, क्रोकोडाइल की जो स्किन होती है उसकी बेल्ट बनती है। तो इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करने का काम किसका होता है? वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक का होता है। अब इसके बाद एक एनिमल डीएनए एनालिसिस होती है। हम अब डीएनए एनालिसिस किस लिए करते हैं? इंडिविजुअलिज्म के लिए। अब वो किस कैसे करेंगे हम? हमारे पास मतलब रिकॉर्ड्स तो होते हैं कि मतलब इस एनिमल का डीएनए कुछ हद तक ऐसा होता हुआ। तो एनिमल डीएनए एनालिसिस से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो एनिमल हमें या स्किन मिली है, ये पर्टिकुलर एनिमल की है या नहीं है। उसके बाद जूलॉजिकल क्राइम सीन एनालिसिस, एग्जामिनिंग एविडेंसेस रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। बात वही है, जो एनिमल्स को इलीगली ट्रेड करता है, इधर उधर बेचता है, उसी सब की बात चल रही है। वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक में बेसिकली हम एनिमल्स की ही बात करते हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कुछ पढ़ सके और अच्छे मार्क्स ले आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है किया तो थैंक यू, आरिगातो गोजाइमास। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।